करते हैं ना सर। करते हो ना, वेरी गुड। पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई लगातार करते रहोगे तो आसान रहेगा कि कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जो चैप्टर आपके क्लास में या फिर कोचिंग में जब भी खत्म हो रहा है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह है ना, उसी दिन करोगे तो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, ओके। यस सो सर। हम वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम जहाँ तक टॉपिक कर पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे उससे आगे चलेंगे। तो हम लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे दैट वाज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द स्पेस। इसमें यह दिया गया था कि अगर हमें कोई भी दो पॉइंट दिया गया हो स्पेस में तो उसके बीच का हम आपस में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सपोज वी हैव एनी टू पॉइंट, जैसे पॉइंट ए है और जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं दैट इज x1 y1 and z1. So this is the coordinate of first point and we have suppose some another point b और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2। तो अब इस दोनों के बीच में अगर हमें आपस में डिस्टेंस निकालना हो तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला दैट इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। इसके सम का हम अंडर रूट ले लेंगे। दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन थ्री डायमेंशनल फिगर। तो यहां तक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। सो नाउ टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, हाँ ये भी हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हमें कोई एक पॉइंट दिया गया है और किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला। सपोज वी हैव एनी पॉइंट गिवन and we have to find the distance of point P from x axis। अगर इस प्रकार से हमें पूछा जाए तो हमें PA निकालना है, मतलब P एक कोई पॉइंट है और इस प्रकार से अगर एक्सिस हमें दिया गया है, दिस इज एक्सिस, सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस एक्सिस इन थ्री डायमेंशनल फिगर। तो हम यूज करेंगे ऐसे, अगर हमें एक्स एक्सिस से पूछा गया है तो हमें अब ये पता है कि एक्स एक्सिस पे जो कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वो इस फॉर्म में होता है, दैट इज x, 0, 0। ये इस फॉर्म में होता है। तो हम सिंपली है कि दिस इज, हम इसको मान लेंगे दिस इज द सेकंड पॉइंट एंड p का कोऑर्डिनेट अगर हमें मालूम दिया, सपोज हमें दिया गया है x y z, तो सिंपल है कि अब हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि यूजिंग द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स, वाई माइनस जीरो एंड जेड माइनस जीरो। तो ये था हमारा लास्ट टू टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। चलो अब हम आज जो पढ़ेंगे, आज की टॉपिक क्लास के लिए जो हमारा टॉपिक है, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे जब हम टू डायमेंशनल फिगर पढ़ते थे उसमें दो ही एक्सिस होता था, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दो एक्सिस होने की वजह से वहां पे मात्र चार क्वाड्रेंट होते थे। जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं कह रहा हूं कि जैसे अगर हम पहले जब पढ़ते थे, सो वी हैव टू एक्सिस, सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या है, ये दो एक्सिस है हमारे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो इसमें हम कहते थे ना कि दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। सिंपली वाई वाले में ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वाड्रेंट के साइन को डिनाइट करते थे। फर्स्ट, यहाँ पे चार क्वाड्रेंट होते थे, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सिंबल होते थे कोऑर्डिनेट्स के, दैट इज बोथ पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मींस एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता था। उसी प्रकार से सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इधर नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, सो दिस विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव। ये जस्ट एक रिवीजन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम थ्री डायमेंशनल फिगर में कैसे देखेंगे। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट वी हैव पॉजिटिव
and negative. So x is positive and y is negative. So this was the 2-dimensional figure. अब हम देखेंगे कि 3-dimensional, अब 2-dimensional फिगर में हमारे पास 4 पार्ट होते थे, इसलिए हम इसको बोलते थे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ 3-dimensional फिगर में क्या होगा कि यही 4 क्वाड्रेंट ऊपर और नीचे के 2 भाग में बट जाएंगे. तो वी विल हैव 8 पार्ट्स, और हम 8 पार्ट्स को बोलेंगे ऑक्टेन. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेन, सेकंड ऑक्टेन, थर्ड ऑक्टेन, फोर्थ ऑक्टेन, और उसी प्रकार से 5th, 6th, 7th एंड 8th. तो आज हम समझेंगे कि कौन से ऑक्टेन में जो हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू, किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी. तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि ऑक्टेन आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि ऑक्टेन किस प्रकार से बनेगा. जैसे आपके सामने एक 3-dimensional फिगर मैंने ड्रॉ किया है, तो इसको आप इस प्रकार से मानिए कि आपके रूम है ना, उस रूम में अगर मैं बीचों बीच फर्श और छत को कनेक्ट करके एक दीवार बना दूं, और दोनों के आमने सामने वाले दीवार को भी 2 भाग में डिवाइड करके एक बीच में दीवार बना दूं, तो आपका रूम जो है वो टोटल 8 भागों में बट जाएगा. और हम उसी को इमेजिन करते हुए यहाँ पे ऑक्टेन को डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑक्टेन में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन से कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन से कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव होगी. ठीक है? यस सर. ओके, तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑक्टेन कौन सा होगा. तो देखो, अब यहाँ पे हमने 3 एक्सिस ड्रॉ किया है. ये सबसे पहले ये वाला जो एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस. अब देखो, जहां पे ये डॉट 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 लाइन है ना, ये वाला लाइन, मतलब समझो कि ये सीट के पीछे है जो हमें दिख नहीं रहा है, ताकि हम इसको इमेजिन कर सकें एक 3-dimensional फिगर में. तो जो लाइन सॉलिड लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और जो डॉटेड लाइन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब वो पीछे है. जस्ट वेट, इसको मैं इरेज, सही है. नाउ सो इफ आई टेक द एक्स एक्सिस, तो ये आगे वाला जो पोजीशन है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसके जो पीछे, मतलब इस ये दिस इज ओरिजिन, दिस इज 0 0 एंड 0. तो इस 0 0 के आगे वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, और ये जो पीछे जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ना, दिस इज नेगेटिव पार्ट. अभी हम मैं एक्सिस समझा रहा हूं, फिर क्वाड्रेंट पे आएंगे. सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस को देखें, तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस पूरा. तो ये इस ओरिजिन से जो इधर वाला पार्ट है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव, एंड जो पीछे वाला पार्ट है, दिस इज नेगेटिव. इसी के बेसिस पे हमारा, और जेड एक्सिस में क्या होगा कि इस पॉइंट से, ओरिजिन से जो ऊपर का पार्ट है, दिस इज पॉजिटिव, एंड जो जेड एक्सिस से नीचे वाला पार्ट है, दिस इज नेगेटिव. नाउ वी विल स्टडी हाउ टू check the coordinates in the different octane. So अब देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेन को कंसीडर करूँ, तो फर्स्ट ऑक्टेन कौन सा होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस दोनों को मिलके एक प्लेन बन रहा है, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और इसमें ये ऊपर वाला भाग है, दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस. तो ये 3-dimensional फिगर में इमेजिन करो, आपके रूम में ये आधे भाग से ऊपर का स्पेस है. इसमें कहीं भी एक पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे, सो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, मींस उसके एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी. सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऑल आर पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ में आया आप लोगों को? यस सर. ओके, सो नाउ वी विल गो टू द सेकंड क्वाड्रेंट. हाँ बोलो, कोई डाउट? तो देखो, अब सेकंड क्वाड्रेंट हम कौन सा देखेंगे. सो ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पार्ट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. नाउ इफ वी गो टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो ठीक इसी के पीछे ये वाला पार्ट, ये जो सीट है ना, ये, और ये जो ये वाला,
ये इसमें जो पोर्शन है ना, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो 0 से पीछे वाली है, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है। तो हियर वी विल हैव एक्स एक्सिस नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या है, ये वाली वाई एक्सिस है। चलो मैं कलर चेंज करके अलग अलग जगह बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड सिमिलरली ऊपर वाला जो भी होगा जेड एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा एंड वाई और जो जेड एक्सिस है वो पॉजिटिव होगा। सो इस प्रकार से जो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होगी और वाई और जेड एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो सेकेंड क्वाड्रेंट वी विल हैव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट देखो, अब पहले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव था, फिर दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हुआ। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फिर से एक्स पॉजिटिव होगा और हम फिर एक्स वाला दोनों केस हो गया, अब हम वाई वाला केस कंसीडर करेंगे। सो नाउ we have x positive and we will take y negative, this one, और z तो ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में है। सो दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट वेयर x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव एंड z इज पॉजिटिव। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले 4 क्वाड्रेंट में z जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बस जो चेंज होगा ना वो केवल x और y पे चेंज होगा। सो दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे कि पहले x को पॉजिटिव लिए थे, अब हम x को भी नेगेटिव कर देंगे। सो नाउ द x इज नेगेटिव, y इज आल्सो नेगेटिव। क्यों, ये y का जो है इस साइड वाला पार्ट है, एंड z will always remain positive in the first 4 quadrant. So we will have in the fourth quadrant we will have x positive, x negative, y negative and z positive. So this was the first 4 quadrant, first 4 octane. अभी तक मैं क्वाड्रेंट बोल रहा था, दिस इज नॉट क्वाड्रेंट, दिस इज ऑक्टेन, क्योंकि यहाँ पे हम 8 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले 4 ऑक्टेन समझ में आ गए कि किसके साइंस कौन से होंगे? Yes. ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को कोई डाउट? रुतिका? No, sir. ठीक है, चलो। नो सर क्या मतलब, आपको समझ में नहीं आया या डाउट नहीं है? तो मेरा डाउट नहीं है, समझ में आया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट 4 क्वाड्रेंट। तो नेक्स्ट 4 क्वाड्रेंट जो है वो ये जो है ना हॉरिजॉन्टली जो हम ये प्लेन बनाए, इस प्लेन के नीचे वाले पार्ट सारे होंगे नेक्स्ट 4 क्वाड्रेंट। तो एक ट्रिक आप लोग ध्यान में रख लो कि पहले 4 क्वाड्रेंट में जेड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और अगले 4 क्वाड्रेंट में जेड की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो जो बदलेगा वो केवल एक्स और वाई की वैल्यू बदलेगी। देखो अब हम चलेंगे 5वें क्वाड्रेंट पे। 5वां क्वाड्रेंट क्या होगा, सिंपली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना उसके नीचे वाला पार्ट, देखो इस दीवार से ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, दिस विल बी द फिफ्थ ऑक्टेन। तो यहाँ पे अगेन एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, केवल जेड की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट 6th क्वाड्रेंट जो होगा वो क्या होगा, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट था ना ये इसका नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, दिस इज 6th क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या है, जेड तो नेगेटिव ही होगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये देखो नीचे वाला पार्ट है ना, तो ये एक्स इस साइड वाला, ये वाला एक्स है, बट वाई का जो है ये डॉटेड वाला लाइन, सॉरी दिस इज, एक मिनट इसको मैं पूरा डिलीट कर लेता तब आपको अच्छे से। नाउ सो दिस इज 6th क्वाड्रेंट। 6th क्वाड्रेंट में देखो क्या है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। क्यों, कि ये जो 6th क्वाड्रेंट है दिस वन नीचे वाला पार्ट, तो इसमें क्या है एक्स एक्सिस की वैल्यू ये वाली है ना, डॉटेड लाइन है, therefore x will have negative, y is positive, so this is y, so this will y will be positive and z will always be negative after fifth octane. So this is negative, positive and negative. Seventh will be the opposite of third octane, so this was third octane. तो इसके जो नीचे होगा ये वाला पार्ट, दिस विल बी द 7th octane। और 7th octane में अगेन एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, और वाई और जेड दोनों नेगेटिव है। एंड द लास्ट वन इज, देखो ये जो है ना 4th क्वाड्रेंट,
इसके जो नीचे वाला पार्ट होगा, जो अभी इस फिगर में आपको दिख नहीं रहा है, ये इसके पीछे वाला पार्ट है. सो इन द 8th क्वाड्रेंट all the value will be positive, negative. So this is negative, negative means all the coordinate that is x, y and z all will be negative. तो इस प्रकार से अब आपको कोई भी कोऑर्डिनेट अगर दिए जाए तो आपको देखकर पता चलना चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से ऑक्टेन में लाई कर रहे हैं. तो मैं बहुत जगह में बाय मिस्टेक ऑक्टेन की जगह पे क्वाड्रेंट बोल दिया हूं. सो कीप इन माइंड 3 डायमेंशनल फिगर में हमेशा ऑक्टेन होता है, क्योंकि ये 8 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. जो क्वाड्रेंट होता है दैट इज ओनली इन द 2 डायमेंशनल फिगर. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now we will move to the next topic. See here. Now अभी ये जो है ना मल्टीपल फिगर्स आपको दिए गए हैं समझाने के लिए कि किस प्रकार से हम 3 डायमेंशनल फिगर समझते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज ए सर्कल. अब ये सर्कल कहां पर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर जेड इज इक्वल टू 7. मतलब कि ये जो यहाँ पे जेड की जो वैल्यू है ना, ये एक्स एक्सिस पे 7 यूनिट ऊपर जाके एक सर्कल बनाया गया है अराउंड द जेड एक्सिस. तो ये जस्ट 3 डायमेंशनल फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको. इसको आप लोग एक बार समझिएगा कि इसको कैसे हम समझते हैं, मतलब क्या मतलब है इसका. एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, बाकी यू विल गो थ्रू इट. अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे बताएंगे अगली क्लास में. So now the next topic which we have is component of vector. कि जैसे हमें अगर कोई वेक्टर दे दिए गए तो उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिस वेक्टर किसको कहते हैं या फिर यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं. तो चलो मैं अभी एक 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ कर लेता हूं. Okay, so now this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. So now what I say कि अगर हम इस सभी एक्सिस को ऐसे पॉइंट में डिवाइड करें, मतलब कि we will have something 0, 1, 2 and all. So suppose this is 1, this is 2, again this is 1, this is 2, 1, 2. तो हम हर एक एक्सिस पे एक यूनिट डायमेंशन को पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट को लिखेंगे. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट का इफ आई कंसीडर दिस पॉइंट हियर, सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, इट विल ओनली हैव एक्स वैल्यू, सो दिस विल बी 1 एंड वाई एंड जेड एक्सिस विल बी 0. सो 1 0 0. So this is the coordinate of this point. Again, if I take this point here on the y-axis, so it will have coordinate 0, 1, 0. Similarly, if I consider this point, if I consider this point, so it will have, this is z-axis, so it will have x and y-axis at 0. This will be 0, 0, 1. सो ये सभी जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है, दिस इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ये जो जहां पे इंटरसेक्शन है तीनों एक्शन का, दिस इज ओरिजिन. और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं? 0, 0, 0. तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि सभी एक्सिस के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर लेंगे. यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो. सो इफ आई गिव दिस नेम एज दिस इज पॉइंट ए, लेट दिस बी पॉइंट बी एंड लेट दिस बी पॉइंट सी. तो जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए? पॉइंट ए हैव द कोऑर्डिनेट्स दैट इज 1, 0, 0. सिमिलरली वी हैव पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, 1, 0. एंड द पॉइंट सी इज
0, 0 and 1. So we have taken 3 points on the 3 different axes with distance as 1 unit. तो अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि दिस इज वेक्टर OA. अगर मैं इसको यहां से यहां तक डिनोट करूं, so this is point O, that is origin. So we can write this as vector OA. और वेक्टर OA को हम कैसे डिनोट करेंगे? क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट A तक जा रहा है और यहां से यहां तक एक वेक्टर हम खींच रहे हैं. एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर. इसके जो डायमेंशन है, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड डिनोट करने के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं ना, मॉड ऑफ OA. So now if I ask you what is the magnitude of this vector, so this is distance 1 unit, so this will be equals to 1. Similarly, if I say this is point B, so OA will be vector, OB will be a vector, so this is a vector OB, and magnitude of OB is again 1. This is equals to 1. And similarly, the vector C, this is point C here, and if I draw a vector from this point to this point, so this will be vector OC, and magnitude of this vector will be 1. तो अब हम क्या करेंगे, इस सभी यूनिट वेक्टर को एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से डिनोट करेंगे और उसको हम बोलते हैं बेसिस वेक्टर. तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा ना, और उसके जो यूनिट वेक्टर है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से. सो दिस इज इक्वल्स टू आई कैप. यूनिट वेक्टर के ऊपर हमेशा हम कैप लगाते हैं. सो एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी वेक्टर होंगे उसके यूनिट वेक्टर को हम कहते हैं आई कैप. उसी प्रकार से वाई एक्सिस के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर होंगे दैट इज नोन एज जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज के कैप. So these are the unit vector along the x, y and z axis. तो अब देखो, अगर हमें सभी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर अगर पता है, तो फिर उस एक्सिस के अलोंग कोई भी वेक्टर होगा वो इसका स्केलर मल्टीपल होगा. कहने का मतलब है कि सपोज इफ आई से दिस इज एक्स एक्सिस और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैं कहता हूं कि ड्रॉ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हैविंग मैग्नीट्यूड 3. तो हमें ये पता है कि जो आई कैप का मैग्नीट्यूड है दैट इज 1. सो इफ आई सिंपली मल्टीप्लाई 3 इनटू आई कैप, सो दिस विल बी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 अलोंग एक्स एक्सिस. तो 3i मतलब ये एक्स पे है. इसी प्रकार से अगर मैं लिख दूं 5j, सो नाउ दिस इज ए 5j कैप. So now this is a vector along y-axis having magnitude 5. If I write something, suppose 4k cap, इसका मतलब है कि this is a vector along z-axis having magnitude 4. तो ये है हमारा कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर कि यहाँ पे हमें 3 कंपोनेंट मिले हैं किसी भी वेक्टर के. That is one component is along x-axis, another component is along y-axis, and another last component is along z-axis. और तीनों एक्सिस के अलोंग हमें एक मतलब यूनिट वेक्टर मिला है जिसको हम आई, जे और के से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. इज दिस क्लियर? यस. किसी को कोई डाउट? नो सर. ओके. सो नाउ वी विल, अब देखो, अब हम एक बार हम ये समझ में हमें आ गया कि किसी भी वेक्टर को हम किस प्रकार से लिखेंगे, या फिर मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कैसे डिनोट करते हैं. तो चलो इसी को यूज करके अब हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे. नाउ इज दैट इज द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 4. थ्योरम 4 क्या कहता है? इफ वी हैव वेक्टर ए, बी एंड सी आर 3 नॉन कोप्लानर. चलो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से कौन बताएंगे कि नॉन कोप्लानर वेक्टर का क्या मतलब है? रेज योर हैंड. कोई भी आंसर नहीं करेगा, जस्ट रेज योर हैंड. एनीवन? रिपीट करें सर.
व्हाट डू यू मीन, मतलब आपको नॉन कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या समझ में आता है कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर किसको कहेंगे? चलो एक एग्जांपल एक कंसेप्ट हम इससे पहले वाली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ाया हूं। गुड। दर्शना बताओ क्या होगा कोप्लेनर वेक्टर? सर वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं और पैरेलल प्लेन में लाई गुड, करते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड। तो कोई भी ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो या फिर किसी दो पैरेलल प्लेन में हो, तो उसको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर का मतलब है कि सेम प्लेन में होना चाहिए या पैरेलल प्लेन में होना चाहिए। तो नॉन कोप्लेनर का मतलब है कि या वो सेम प्लेन, मतलब वो दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होंगे। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, नॉन कोप्लेनर मतलब अलग अलग प्लेन में। क्लियर है? यस सर। ओके। तो अब हमें अगर ये समझ में आ गया कि नॉन कोप्लेनर का मतलब है कि वो तीनों डिफरेंट प्लेन में होंगे, तो हमें यहां पर दिया गया है कि वी हैव थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर, मतलब तीन वेक्टर ऐसे हैं जो तीनों वेक्टर अलग अलग प्लेन में है। So what we have to prove, if we have three non-coplanar vector, that is suppose we have vector A, we have vector B, and we have vector C. So if these three vectors are non-coplanar, मतलब ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में, सेम प्लेन में नहीं है, किसी डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है, so are non-coplanar. Now then we have a vector R in the space which can be uniquely expressed as a linear combination of these three vector. तो अगर हमें कोई भी तीन वेक्टर दिया गया हो जो एक ही मतलब मल्टीपल प्लेन्स में हो, तो एक वेक्टर आर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि सच दैट दे कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ linear combination of these three vectors, that is we can write it like this, that is x into a plus y into b plus z into c, where x, y and z are the scalar number. तो यही है हमारा ये थ्योरम कि हमें प्रूव करना है, अगर कोई भी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो वहां पे एक एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको हम इस तीनों वेक्टर का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया कि थ्योरम 4 के स्टेटमेंट क्या कहते हैं? इट इज Yes, क्लियर नाउ? ओके, सो नाउ वी विल प्रूफ कि इसको हम कैसे प्रूफ करें। So the first thing is given to us, let A be any point in the space. तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो फिगर 5.27 है ना, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी हैव कंसीडर ए पॉइंट इन द स्पेस रैंडमली। चलो इसको मैं ना साथ साथ अलग से ड्रॉ करता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा ये फिगर कैसे बना है। तो आपको प्रूफ में जैसे जैसे यहाँ पे दिया गया है मैं उसको आपको लिख के समझाता हूँ। सो नाउ इफ आई कंसीडर, सपोज वी हैव कंसीडर एनी पॉइंट हियर, लेट दिस बी एनी पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए। जो आपको ये फिगर 5.27 है ना, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये बना कैसे। सो इफ वी हैव टेकन एनी पॉइंट ए इन द स्पेस, देन टेक द वेक्टर ए बी सी एंड आर सो दैट ए बिकम्स देयर इनिशियल पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इस ए पॉइंट से ये जो तीन चार वेक्टर हमें दिए गए हैं ना, वी आर गिवन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर आर, ये चार वेक्टर हैं। हम इस चारों वेक्टर को इनिशियल पॉइंट ए मानकर ड्रॉ करेंगे। सो नाउ वी हैव, इफ आई ड्रॉ अ वेक्टर, सो वी विल ड्रॉ अ वेक्टर ए, क्योंकि सबसे पहले हमें वेक्टर ए दिया गया, तो वेक्टर ए क्या है, वो अलोंग द एक्स एक्सिस हम इसको ड्रॉ करेंगे।
So this is vector A. We will draw vector B. So this is vector B. मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये फिगर कैसे बना है. एंड वी विल ड्रॉ वेक्टर सी फ्रॉम हियर. तो हमें ये बस ये ध्यान रखना है कि तीनों वेक्टर के जो इनिशियल पॉइंट है दैट शुड बी पॉइंट ए ओनली. सो नाउ वी हैव ड्रॉन, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी. And we have to draw vector r. So we will draw vector r here. And from here we will draw vector r. This is vector r. This is vector r. So now we have drawn all. हमें प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर r है ना, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर. और हमें एक चीज पता है कि दे आर मींस वेक्टर a b c आर दी नॉन कोप्लानर. तो अब देखो यहां पे हम ना कुछ चीजें ड्रॉ करेंगे. तो अब ड्रॉ कैसे करेंगे कि लेट a becomes their initial point and let AP which is equals to r. So we have drawn this vector r. तो हमने ये वेक्टर r जहां पर खत्म हो रहा है ना, इस पॉइंट का नाम देंगे हम P. So this point where the vector r is terminating, so point P is the termination point of vector r. So we have given this, and now we have this vector AP. So this vector AP is equals to the vector r. अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट के थ्रू ना हर वेक्टर के लिए एक प्लेन ड्रॉ करेंगे और वो जिस पॉइंट पे उस प्लेन को कट करेगा. जैसे यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है. सो नाउ थ्रू पॉइंट P draw a plane perpendicular to the plane formed by the vector B, vector C. अब देखो यहाँ पे this is vector B and this is vector C. तो इस दोनों को यूज करते हुए हमें एक प्लेन यहाँ पे मिलेगा ना, वो इस प्रकार से, ये आप अपने रूम के एक दीवार को समझिए, उसके पैरेलल हम एक सीट ड्रॉ करेंगे. मैं उसको अभी डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूंगा तो आप लोग समझ पाएंगे. सो इफ आई ड्रॉ ए पैरेललोग्राम यूजिंग दिस पॉइंट P, so this will be like this. आप लोग रेफरेंस के लिए जो आपके बुक में फिगर 5.2 दिया गया है ना, उसको देख सकते हैं. और डॉटेड लाइन जो है इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दे आर बिहाइंड द प्लेन. अच्छा ये लाइन थोड़ा ज्यादा खिंच गया, इसको डिलीट करता हूं मैं. So this is in front of the plane, so we can draw it as a solid line. Now see. So now we have drawn a parallelogram, and this parallelogram इसको आप एक सीट की तरह समझिए, and this is parallel to the plane formed by this vector B and vector C. तो इसका अगर मैं नेम दे दूं, so this point is C point, this point is B, and this is T. So now what we have drawn, we have used the point P and we have drawn a sheet which is parallel to a plane formed by vector B and vector C. इसी प्रकार से ये जो मल्टीपल प्लेन्स आपका ड्रॉ किए गए हैं ना, so this is one plane, this one. उसके बाद सेकंड प्लेन जो ड्रॉ करेंगे दैट विल बी, इसको मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको. सो दिस विल बी अ सेकंड प्लेन विच विल ड्रॉ, ये वाली.
एंड दिस इज द थर्ड प्लेन। अब देखो हम ये प्लेन ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, इसको हम समझेंगे थ्योरम प्रूफ करने के लिए। तो जैसे ये लाइन ड्रॉ करके बताया कि कौन कौन से, ये एक प्लेन में आपको बना के दिखाया हूं, बाकी प्लेन ये आपके बुक में जो है एज इट इज हम उसी को यूज करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वी विल डिलीट दिस वन कंप्लीटली। नाउ नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करें। तो ये बहुत कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना इसको समझने में अभी तक? नहीं सर। सबको समझ में आ रहा है? समा? यस सर, समझ आ रहा है। समा, गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल फिगर को इमेजिन हमें करना पड़ता है। तो बस आप लोग ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। So now what we have to do, once we have drawn a perpendicular, so पहले हम इसी प्लेन को कंसीडर करते हैं कि we have drawn a plane, this plane which is perpendicular to the plane formed by this vector B and vector C. So what we will see, this plane intersect the line containing vector A at point B. अब ये जो एक प्लेन है, अब ये वाला जो ये कंप्लीट वेक्टर क्या है, दिस इज आवर वेक्टर A। तो इस वेक्टर ए को जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट इज दिस पॉइंट। सो वी हैव गिवन द नेम ऑफ दिस पॉइंट एज बी। ये कौन सा पॉइंट है? इस वेक्टर को ये प्लेन जिस पॉइंट पर कट कर रहा है दैट इज नेम्ड एज वेक्टर बी। और सिमिलरली वी विल ड्रॉ अदर प्लेन्स एंड कंप्लीट द पैरेललोपाइप्ड। तो अब हम क्या करेंगे, यही चीज मैंने आपको बताया। तो जैसे देखो, पहले हमने वेक्टर ड्रॉ किया उस प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल जो वेक्टर बी और वेक्टर सी से मिलकर बन रहा था। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को कंसीडर करेंगे और वेक्टर बी को कंसीडर करेंगे। तो वेक्टर ए और बी को कंसीडर करने के बाद ये वाला प्लेन बनेगा ना, ये हमारा प्लेन है, और इसके पैरेलल हम जब एक प्लेन ड्रॉ करेंगे दैट विल बी दिस पॉइंट, दैट विल बी दिस प्लेन। तो अब हमें अगेन क्या करना है कि ये प्लेन जो वेक्टर सी को जिस पॉइंट पे कट करेगा वी विल गिव द नेम ऑफ दैट पॉइंट, दैट इज दिस वन। सो वी हैव गिवन द नेम ऑफ दिस पॉइंट एज एस। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, चलो इसको डिलीट कर दूं मैं। नाउ सिमिलरली व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो वेक्टर ए और सी को जो एक मिलके प्लेन बन रहा है दैट इज दिस प्लेन। ये वाला ये जो पूरा पार्ट है ये प्लेन है, और इस प्लेन के पैरेलल जो एक प्लेन बनाएंगे दैट इज दिस वन, ये वाला प्लेन है। तो हमारा पर्पस क्या है कि ये प्लेन जो भी हमें गिवन वेक्टर है उसको किस पॉइंट पर कट कर रहा है। दिस प्लेन इज इंटरसेक्टिंग द वेक्टर बी एट पॉइंट क्यू, दिस वन। सो हमने तीनों वेक्टर के लिए एक एक प्लेन ड्रॉ कर लिया और उसका पॉइंट फाइंड आउट कर लिया कि वो कौन से पॉइंट पे वेक्टर को इंटरसेक्ट कर रहा है। So now what we will do, we will prove this theorem. So now this vector AB, this vector AB and vector A are collinear. तो कोलिनियर वेक्टर हम पढ़े थे ना कि जब दो वेक्टर एक ही लाइन में हो तो हम उसको कोलिनियर कहते हैं। अब देखो यहां से लेके यहां तक दिस इज वेक्टर AB, और ये कंप्लीट क्या है, ये पूरा जो यहां से यहां तक है दिस इज वेक्टर A। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो AB वेक्टर है वो A के वेक्टर के कोलिनियर है। सो सिमिलरली वी कैन राइट इट हियर लाइक दिस, दिस वेक्टर AQ यहां से यहां तक है एंड दिस इज कंप्लीटली वेक्टर B। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, द वेक्टर AQ एंड वेक्टर B आर कोलिनियर। उसी प्रकार से अगर हम इस वेक्टर में देखें तो यहां से यहां तक जो हमें वेक्टर मिला है दैट इज वेक्टर AS and this complete is vector C. So we can write it like this, this vector AS and vector C are collinear. तो देखो अब जब दो वेक्टर कोलिनियर है तो एक चीज हमें पता है कि उस दोनों वेक्टर को हम स्केलर मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम जब कोलिनियर वेक्टर पढ़ रहे थे
तब हमने पढ़ा था कि सपोज वी हैव टू वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, इफ ए एंड सी आर कोलिनियर, then we can write A as equals to K into C, where K is a scalar. Just wait. तो उसी थ्योरम को यूज करते हम यहां पर लिख सकते हैं ना, अब हमने प्रूव किया है कि द वेक्टर ए बी इज कोलिनियर टू वेक्टर ए, so with that we can write that the vector AB is equals to the scalar multiple of vector A, where x is a scalar, so AB can be written as x into A. Similarly मैंने आपको बताया ना कि AQ and vector B are collinear, जैसे ऊपर में मैंने आपको बताया here see is AQ and B are vector is collinear and AS and vector C are collinear, तो हम अगेन इसको भी स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो वी विल राइट इट लाइक दिस. सो नाउ वी हैव गॉट AB is x into A because this is a scalar multiple of A. Similarly, AQ is collinear with B, so it can be written as AQ is equals to y into B, and AS can be written as z into C, where y and z are the scalar numbers. तो ये यूजिंग द कोलिनियर वेक्टर हमने ये प्रूफ किया कि AB is equals to XA, AQ is equals to YB and AS is equals to Z into C. Now AP is equals to AC plus CP, ये देखो कहां से आया. अगर हमने जो ऊपर फिगर ड्रॉ किया अगर हम उसको समझें, now understand this one. See, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वेक्टर आर इन टर्म्स ऑफ एबीसी. तो हम क्या करेंगे, एपी को कंसीडर करेंगे. सो वी विल कंसीडर दिस वेक्टर एपी. तो यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, अब देखो एक चीज आप लोग ये समझना है कि दिस सीपी एंड दिस एसी दे आर परपेंडिकुलर. वो कैसे, ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर जस्ट एक दीवार खड़ी की गई है. दिस सीपी इज, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंक्लाइंड है, दिस इज परपेंडिकुलर. तो यहां से अगर मैं देखूं कि आपको ये जो बताया गया है कि AP इज इक्वल्स टू AC प्लस CP, वो कैसे, दिस इज AP, दिस इज वेक्टर AC एंड दिस इज वेक्टर CP. तो हमने एक चीज पढ़ा है कि नाउ यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, तो हम AP को लिख सकते हैं ना, दिस AP इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर AC प्लस वेक्टर CP. क्यों, यहां पे हम ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ में हमने पढ़ा था ना कि सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, सपोज दिस AC इज ए वेक्टर और सेकंड वेक्टर को अगर हम फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट करें और एक वेक्टर ड्रॉ करें और फिर एक ऐसा वेक्टर जो इसके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होके इसके सेकंड वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे आए, तो वो जो वेक्टर होता है दैट गिव्स द सम ऑफ द टू वेक्टर यूजिंग द ट्रायंगल लॉ. ये आप लोगों को समझ में आया कि ट्रायंगल लॉ कैसे हुआ. Yes, sir. Okay, so now we have got this AP is equals to AC plus CP. ये तो हमें मिल गया. चलो हम एक चीज और देखते हैं. So we have got this using the triangle law. अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस AB प्लस इस AC का वैल्यू हम फिर से दोबारा निकालेंगे यूजिंग द अदर टू वेक्टर. वो कैसे, देखो अगर मैं इसी में बोलूं कि दिस इज AC, दिस वेक्टर इज AC, so now we have this vector AB, this is AB, और सेम यहां से हम अगर B से एक वेक्टर ड्रॉ करें, दिस इज BC, दिस इज वेक्टर BC. तो अगेन अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाएं तो वी कैन राइट इट लाइक दिस ना,
AC is equals to AB plus BC यूजिंग ए ट्राइंगल लॉ, है ना। कि देखो ये दो वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर इसके इनिशियल से इसके टर्मिनल पे खत्म हो रहा है, सो दिस विल बी द सम ऑफ द अदर टू वेक्टर इफ वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल हियर। सो अब हम क्या करेंगे कि इस AC के वैल्यू को AB प्लस BC से रिप्लेस कर देंगे। सो वही चीज यहां पर लिखी गई है। सो ये आप लोग समझ में आ गया। नाउ वी हैव गॉट AP इज इक्वल्स टू AC प्लस CP और AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस, हाँ एनी डाउट? No, sir. Okay, so now we can write AC is equals to AB plus BC and this CP comes here. So finally we can write it like this: AP is equals to AB plus BC plus CP. So we have got this one, that AP is equals to AB plus BC प्लस CP। अब देखो हमें ये देखना है कि AB, BC और CP यहाँ पे क्या क्या है। तो सी हियर, जब हमने फिगर ड्रॉ किया था तब मैंने आपको बताया था कि नाउ दिस AB इज along the x axis, so that is x into a। हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ना कि AB will be equals to XA, क्योंकि this is completely x, so this will be a scalar multiple of a, so AB is equals to XA। Similarly अब देखो ये जो BC है, अब ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो प्लेन है ना इस लाइन के बराबर है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, BC विल बी इक्वल्स टू AQ, और हमें ये पता है AQ इज इक्वल्स टू Y into B। Similarly we have to find the value of CP, this one। तो CP देखो, CP किसके पैरेलल है? ये CP ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक A और S। तो ये डिस्टेंस क्या है? Z into C। तो हम इसी की वैल्यू यहां पे रिप्लेस करेंगे। सो नाउ वी हैव गॉट AB इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो AB इज इक्वल्स टू XA, सो वी विल रिप्लेस इट दिस वन। BC विल बी इक्वल्स टू YB। वो कैसे? मैंने आपको बताया ना कि BC इज इक्वल्स टू AQ। यहाँ पे देखो BC इज इक्वल्स टू AQ, therefore AQ इज इक्वल्स टू Y into वेक्टर B। Similarly CP इज इक्वल्स टू AS। ये फिगर में मैंने आपको बताया कि CP इज इक्वल्स टू AS क्यों है, दिस वन। सो CP क्या है? ये ग्राउंड से ऊपर तक की हाइट है, और वही चीज यहाँ पे है कि इस पॉइंट से यहाँ तक की हाइट है। CP इज इक्वल्स टू AS and we know that AS is equals to Z into C. So we have got AP is equals to R. So finally we have proved it that R is equals to X into A plus Y into B plus Z into C। और हमें यही प्रूफ करना था कि अगर ABC एक नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो there exists a vector R which can be represented as the linear combination of these three vector। तो ये क्या है? R is equals to X into A plus Y into B, means vector A, vector B and plus Z into vector C। So this is known as the linear combination of vector A, B and C, where X, Y and Z are scalar। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी अगर तीन वेक्टर है और उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे एक किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला हमें प्रूफ करना है कि दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिकली, तो मतलब एक्स, वाई और जेड की किसी एक ही वैल्यू के लिए हमें एक आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस दिस आर विल बी यूनिक फॉर दिस ए, बी एंड सी। मतलब कोई एक ही वेक्टर होगा, ऐसा नहीं कि हम एबीसी को यूज करके मल्टीपल वेक्टर्स को यूज करके हम आर निकाल सकते हैं, नहीं। दिस आर विल बी यूनिक। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रूव द यूनिकनेस ऑफ दिस वेक्टर आर। तो आज हमने जितना पढ़ा ये आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आपका ये होमवर्क है कि ये यूनिकनेस वाला जो पार्ट है ना, आप लोग उसको खुद से पढ़ के आना।
क्योंकि उसमें वही सब कंसेप्ट यूज हो रहे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन कंसेप्ट को यूज करके हम उसका यूनिकनेस प्रूफ करेंगे। सो नो, दिस इज योर होमवर्क कि रिवाइज व्हाट एवर कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, और यूनिकनेस आप लोग अलग से खुद प्रूफ करके आओगे, एंड देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, sir. ओके, सो थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Bye. Good night. आज की क्लास के लिए हम Good इतना ही night, रखते हैं। sir. ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।